नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में फाइव आइज अलायंस एक बार फिर से हेडलाइंस में था, क्योंकि अभी दिल्ली में 3-4 दिन पहले जो रायसेना डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ था, उस रायसेना डायलॉग के दौरान दिल्ली में ही फाइव आइज के मेंबर देशों के इंटेलिजेंस चीफ की एक खास मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टॉप इंटेलिजेंस चीफ शामिल हुए थे। इसके साथ ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, रो के चीफ रवि सिन्हा और आईबी के डायरेक्टर तपन डेका भी इस मीटिंग में मौजूद रहे थे। यह मीटिंग जो थी ना दोस्तों, ये काफी सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि इसमें चाइना के ऊपर नजर रखने, टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रेटजीज और साइबर सिक्योरिटी के मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई थी। पर इस कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब यह अफवाह उड़ने लगी कि क्या इंडिया भी फ्यूचर के अंदर फाइव आइज का हिस्सा बन सकता है, क्या भारत भी दुनिया के सबसे बड़े स्पाई नेटवर्क का पार्ट बनेगा। आज हम इसके पीछे का पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे, फाइव आइज की फॉर्मेशन से लेकर इसके ऑपरेशन तक और इंडिया के मेंबर बनने के चांसेस तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सोचो एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी जो दुनिया के हर कोने में घुसकर तुम्हारे फोन कॉल्स, यहां तक कि तुम्हारे ईमेल्स, यहां तक कि तुम्हारे घर के स्मार्ट टीवी को भी हैक कर सकती हो। हां दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की स्पाई मूवी नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ का नेटवर्क है जिसे फाइव आइज अलायंस कहते हैं। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सीक्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है। तो चलिए सबसे पहले इसके फॉर्मेशन का इतिहास जानते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बना था और क्या ये काम करता है। तो दोस्तों, ये जो फाइव आइज अलायंस है, इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई थी, जब दुनिया में जर्मनी और जापान अपनी मिलिट्री पावर से दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तब यूएसए और यूके एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ गई और तब 1941 के अंदर अटलांटिक चार्टर जो था वो साइन किया गया था, जिसमें यूएसए और यूके ने इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू कर दी थी। यानी कि वो आपस में अपनी जो इंटेलिजेंस गैदर करेंगे उसको शेयर करना शुरू कर दिया था 1941 में अटलांटिक चार्टर के बाद। फिर 1943 की बात आई, जिसमें ब्रूसा एग्रीमेंट साइन हुआ। ब्रूसा एग्रीमेंट जो था वो यूएसए और यूके ने अपनी सिग्नल इंटेलिजेंस, जिसे सिग्निट बोला जाता है, उसको शेयर करने का फैसला किया। फिर 1946 में उकूसा एग्रीमेंट जो था वो साइन किया गया। अब ये उकूसा एग्रीमेंट क्या था? ये एग्रीमेंट ऑफिशियली एक सीक्रेट अलायंस बना जो एक दूसरे के सीक्रेट कोड्स, मिलिट्री मूवमेंट और स्पाई इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए बनाया गया था। और कोल्ड वॉर के दौरान रशिया के खिलाफ स्पाई करने के लिए यह नेटवर्क और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। धीरे धीरे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया और यह बन गया फाइव आइज अलायंस, क्योंकि इसके अंदर 5 मेंबर्स मौजूद हैं। अब ये जो फाइव आइज के जो कोर मेंबर्स हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो फाइव आइज अलायंस के जो कोर मेंबर्स दुनिया के सबसे पावरफुल एंग्लोफोन देश हैं, जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू इस नेटवर्क को ऑपरेट करने का काम करते हैं। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूएसए के इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है एनएसए। यहां पर मैं आपको हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बताऊंगा भी और यह भी समझाऊंगा कि ये कैसे एक साथ मिलकर ऑपरेट करने का काम करते हैं। तो बात करते हैं अब फाइव आइज के कोर मेंबर्स के बारे में, जो दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से भी एक है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, दुनिया की सबसे एडवांस सर्विलेंस सिस्टम को कंट्रोल करती है, जो सैटेलाइट ट्रैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन में एनएसए दुनिया में सब एजेंसी से आगे है। और ये फाइव आइज अलायंस का हिस्सा है, जिसे मैं दोबारा रिपीट कर दूं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बोला जाता है, जो अमेरिका की एजेंसी है। फिर बात आती है यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम की जो एजेंसी है उसे जीसीएचक्यू यानी कि गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर बोला जाता है, जीसीएचक्यू। ये जो है, ये सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से यूके का स्पाइंग नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है और वो भी इस फाइव आइज जो अलायंस है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। फिर बात आती है कनाडा की। कनाडा की एजेंसी का नाम है सीएसईसी यानी कि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनाडा, सीएसईसी। यहां पर आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनाडा। मेनली ये साइबर इंटेलिजेंस और नॉर्थ अमेरिकन रीजन के डाटा को मॉनिटर करने का काम करती है। फिर आती है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टोरेट, जो एशिया पैसिफिक रीजन में सर्विलेंस का काम करती है। चाइना और साउथ एशिया के रीजन के ऊपर इनका स्पेशल फोकस होता है। फिर बचा आपका लिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की एजेंसी का नाम है जीसीएसबी यानी कि गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो, जो पैसिफिक ओशियन के अंडर सी कम्युनिकेशन केबल्स को मॉनिटर करने का काम करती है। इन 5 देशों के इंटेलिजेंस नेटवर्क को मिलाकर ही फाइव आइज दुनिया का सबसे पावरफुल स्पाई नेटवर्क बना है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। फाइव आइज के मेंबर दुनिया के हर कोने में अपना नेटवर्क फैला के रखे हुए हैं, पर ये काम कैसे करते हैं ये भी हमको जानना होगा। तो दोस्तों, फाइव आइज के काम जो है वो मेनली सिग्नल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। मतलब दुनिया भर के फोन कॉल्स, ईमेल्स, इंटरनेट ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना, उसको डीकोड करना और फिर उसको एनालाइज करना, इस प्रोग्राम को सिग्निट प्रोग्राम बोला जाता है। और ये पांचों एजेंसीज मिलकर
मिलकर एक साथ इस प्रोग्राम को चलाने का काम करती हैं। दूसरे तरीके से जो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं उसका नाम है प्रिज्म प्रोग्राम। जो प्रिज्म प्रोग्राम है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है उसके अंडर एक सीक्रेट प्रोग्राम है, जिसमें गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसे टेक्नोलॉजिकल जायंट से डाटा जो है वो सीक्रेटली लिया जाता है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है और उनको फिर बाद में इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसे ही एक और तरीका है इनका इंटेलिजेंस गैदरिंग का, जिसे बोला जाता है इकोलॉन प्रोग्राम। ये एक ग्लोबल सर्विलेंस सिस्टम है जो सैटेलाइट्स के थ्रू दुनिया के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने का काम करता है। इसके बाद अंडर सी केबल टैपिंग के लिए भी ये पांचों एजेंसी जो है वो काफी ज्यादा कुख्यात है। फाइव आइज के मेंबर डीप सी केबल्स को टैप करके डाटा को सीक्रेटली कलेक्ट करने का काम करते हैं। साथ में साइबर अटैक और एस्पिनाज भी है। साइबर थ्रेट्स को ट्रैक करना, हैकर्स को रोकना और एनिमी स्टेट्स के मिलिट्री सिस्टम में घुसने से उनको रोकना, ये सब काम भी ये पांच एजेंसी जो है वो मिलकर करने का काम करती हैं। बेसिकली फाइव आइज एक रियल लाइफ स्पाई नेटवर्क है जो जेम्स बॉन्ड से भी ज्यादा डेंजरस है, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। और इन्होंने साथ में कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस किए हैं जिसके चलते ये चर्चा में आए हैं, तो चलिए बात करते हैं इनके ऑपरेशंस की, जिसके चलते दुनिया भर के अंदर काफी ज्यादा हल्ला भी मचा है पास्ट के अंदर। सबसे पहले एडवर्ड स्नोडन लीक्स 2013। एडवर्ड स्नोडन जो एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्ट्रैक्टर थे, यानी कि अमेरिका की एजेंसी के लिए काम करते थे, उसने 2013 में रिवील किया था कि फाइव आइज के मेंबर दुनिया के लोगों के ईमेल्स, कॉल्स, यहां तक कि सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी सीक्रेटली मॉनिटर कर रहे हैं। स्नोडन ने यह बताया था कि अगर आप गूगल पर जाकर सिंपली अगर अमेरिका भी टाइप करते हो, अमेरिका भी सर्च करते हो, तब भी इनका ये जो प्रोग्राम है प्रिज्म प्रोग्राम, वो आपकी पूरी प्रोफाइल को स्कैन करता है और ये चेक करता है कि कहीं आप अमेरिका के लिए कोई डेंजर तो नहीं हो। यानी कि सिंपली अगर आपने अमेरिकन मैप भी सर्च किया तब भी आपकी सारी प्रोफाइल को चेक किया जाएगा। इसमें प्रिज्म, टेम्पोरा, एक्स की सोर्स जैसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स का जो था वो दुनिया भर को पता चला था एडवर्ड स्नोडन के लीक के कारण। इसके बाद फाइव आइज को दुनिया भर से काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी को भी इन्वेड कर रहे थे। दूसरे कारण जो ये चर्चा में आए फाइव आइज वो था हुआवेई बैन। चाइना के टेलीकॉम जायंट हुआवेई को फाइव आइज के देशों ने बैन किया था, क्योंकि उन्हें शक था कि चाइना के थ्रू स्पाइंग हो रही है और इन देशों के ऊपर नजर रखी जा रही है। यूएसए ने सबसे पहले हुआवेई को बैन किया था और फिर यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ने भी हुआवेई के इक्विपमेंट को रिमूव कर दिया था अपने देशों से। फिर तीसरी बार ये जब चर्चा में आए थे वो था अफगानिस्तान वॉर इंटेलिजेंस। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे उसमें फाइव आइज के सैटेलाइट इंटेलिजेंस का एक मेजर रोल रहा था। ओसामा बिन लादेन के हाइड आउट का पता भी फाइव आइज इंटेलिजेंस के सिस्टम के थ्रू ही पता लगा था। फिर रशिया के साइबर अटैक के चलते भी, रशिया ने जब यूएस इलेक्शन में इंटरफेरेंस की थी तब फाइव आइज ने मिलकर रशियन हैकर्स को ट्रैक किया था। रशियन हैकर्स के ऑपरेशन को डिसरप्ट करने में एनएसए और जीसीएचक्यू का एक बड़ा रोल रहा था। बट अब आज के समय में फाइव आइज कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है? आज के समय में जो फाइव आइज है दोस्तों, वो चाइना की स्पाई एक्टिविटीज से परेशान है। चाइना के हैकर्स और साइबर एस्पिनाज को रोकना फाइव आइज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। साथ में रशिया के साइबर थ्रेट्स जो है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रशिया ने अब अपने हैकर्स को फाइव आइज के नेटवर्क को डिसरप्ट करने के लिए तैयार किया हुआ है। साथ में डाटा प्राइवेसी के कंसर्न भी हैं। दुनिया के लोग फाइव आइज के स्पाइंग मेथड को पर्सनल प्राइवेसी के खिलाफ मान रहे हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग भी एक इशू है। एआई के आने के बाद से स्पाइंग के तरीके बदल रहे हैं। फाइव आइज को नए सिस्टम्स के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। बट क्या फाइव आइज आज के डेट में एक डेंजर में भी है? देखो, जहां एक तरफ फाइव आइज दुनिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क में सबसे पावरफुल है, वहीं दूसरी तरफ अब ये अलायंस जो है वो इंटरनल टेंशंस की वजह से डेंजर में भी है। देखो, आप जानते हो अमेरिका और कनाडा के बीच में अभी टकराव चल रहा है। 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा प्रेसिडेंसी संभाली थी तब से यूएसए और कनाडा के बीच ट्रेड और सिक्योरिटी इश्यूज लेकर टेंशन बढ़ गई है। आप जानते हो कि अमेरिका ने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दी है, बदले में कनाडा अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। कनाडा अमेरिका की बिजली काटने को लेकर चर्चा कर रहा है। बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में। अमेरिका चाहता है कि कनाडा अमेरिका का ही 51st स्टेट भी बन जाए। ट्रंप ने कनाडा के इंपोर्ट पर हैवी टैरिफ भी लगाए हैं, जवाब में कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं। दोनों के ट्रेड रिलेशंस में जो खिंचाव होने की वजह से इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी असर पड़ रहा है। तो ये पहला चैलेंज है जो फाइव आइज अलायंस को डेंजर में डाल सकता है। वहीं अमेरिका और यूक्रेन का इशू भी है। अमेरिका या यूक्रेन रशिया वॉर के चलते यूएसए ने यूक्रेन को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, लेकिन ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएसए का स्टांस जो था यूक्रेन के प्रति धीरे धीरे कमजोर हो गया। ट्रंप ने यूक्रेन को सपोर्ट करने के बजाय रशिया के साथ डिप्लोमेटिक टेंशंस को ठीक करने के सिग्नल दे दिए हैं। अगर ट्रंप रशिया से दोस्ती करता है तो यूके और कनाडा जैसे अलाइज के साथ यूएसए के रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, जो कि फाइव आइज के फ्यूचर के लिए खतरनाक होगा।
वहीं जो तीसरा चैलेंज है वो है अमेरिका और यूरोप के अंदर भी दूरियां आ रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरोप के साथ नेटो फंडिंग को लेकर काफी टेंशन क्रिएट कर दी है। यूएसए ने जर्मनी, फ्रांस, यूरोप को के दूसरे एलाइज के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड लेवल पर प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। अगर यूरोप के साथ टेंशन बढ़ती है तो यूके जो कि फाइव आइज का कोर मेंबर है उसके इंटरेस्ट पर भी असर पड़ सकता है। अगर ट्रंप के डिसीजन की वजह से यूएसए और कनाडा के बीच तनाव और बढ़ा, यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया के साथ यूएसए के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं या फिर यूरोप के साथ टेंशन और ज्यादा बढ़ती है तो फाइव आइज के फ्यूचर पे एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ मेंबर्स अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग पॉलिसी को रिकंसीडर करें या फिर नए जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बनाना शुरू किया जाए। अब इस सारे सिनेरियो के बीच में क्या इंडिया फाइव आइज का मेंबर बनेगा, इस पर बात करते हैं। यही सवाल हमारे सामने अब है। देखो, इंडिया को यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ क्वेड अलाइनमेंट पहले से ही मिल चुकी है। इंडिया पहले ही क्वेड का मेंबर है, आप जानते हो। साइबर सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले से ही बढ़ रही है। चाइना के खिलाफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में इंडिया और फाइव आइज के मेंबर का अलाइनमेंट पहले से ही बढ़ रहा है। बट स्टिल कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया को फाइव आइज का मेंबर बनने से रोक सकते हैं, जैसे कि इंडिया का रशिया के साथ भी क्लोज टाइज है। नॉन अलाइंड पॉलिसी को लेकर इंडिया काफी ज्यादा पहले इन चर्चा में रहा है। डाटा सोवरेनिटी का इशू है। इंडिया जो है वो चाहता है कि भारत के अंदर जितना भी डाटा कलेक्ट हो वो भारत की सीमाओं के अंदर ही शामिल रहे। भारत के बाहर वो डाटा जो था वो कहीं जाकर किसी सर्वर के ऊपर स्टोर ना किया जाए। बट अगर इंडिया फाइव अलायंस मेंबर बनेगा तो इंडिया को भी अपना डाटा जो है वो अपनी बाउंड्री से बाहर दूसरे देशों के अंदर लेकर जाना पड़ेगा, जो कि भारतीय सरकार की गाइडलाइंस और पॉलिसीज के खिलाफ चला जाता है। आगे के 5-10 सालों में अगर इंडिया अपनी रशिया पॉलिसी को बैलेंस करता है तो हो सकता है कि इंडिया सिक्स्थ आई के रूप में शामिल हो जाए। बट स्टिल डाटा सोवरेनिटी का इशू जो है वो अभी भी मौजूद रहेगा। ये देखने वाली बात होगी कि भारत कभी फाइव आइज से सिक्स आइज का मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा। बट स्टिल भारत के लिए इसमें कुछ फायदे भी हो सकते हैं कि अगर भारत फाइव आइज को ज्वाइन करता है, ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा हमको क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा टेररिज्म के खिलाफ हमको सुरक्षा ज्यादा मिलेगी। भारत के लिए टेररिज्म एक बड़ी समस्या है, खासकर पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए मसले। अगर भारत फाइव आइज का हिस्सा बनता है तो भारत को अल-कायदा, आईसिस और जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स के बारे में पहले से पता चल सकता है। साथ में फाइव आइज के इंटेलिजेंस के थ्रू भारत अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस को और भी ज्यादा इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाएगा। साथ में चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमको मिलेगी। चाइना के साथ भारत की टेंशन तो सबको ही पता है, एलएसी पर घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं। साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल कंफ्लिक्ट वैसे भी चल रहे हैं। खैर, भारत उसका मेंबर नहीं है, बट हमारे इंटरेस्ट साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद है। फाइव आइज के मेंबर होने से भारत को चाइना के मिलिट्री मूवमेंट, साइबर अटैक और स्ट्रेटेजिक प्लान्स के बारे में एडवांस में पता चल सकता है। यूएस और यूके के सैटेलाइट और सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू चाइना की नेवी और चाइना की आर्मी के प्लान्स का पहले से ही पता लगाया जा सकता है। साथ में भारत के ऊपर लगातार चाइनीज और पाकिस्तानी हैकर्स के साइबर अटैक्स होते रहते हैं। फाइव आइज के थ्रू भारत को एडवांस साइबर सिक्योरिटी टूल्स मिल सकते हैं, जिससे हैकिंग अटेम्प्ट्स को ट्रैक और ब्लॉक किया जा सकेगा। इससे भारत अपनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट सर्वर को सिक्योर रख पाएगा। साथ में फाइव आइज के एडवांस सर्वेलेंस और रिकनसाइंस के थ्रू भारत अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजीज को ज्यादा एडवांस बना सकता है। पड़ोसी देश के मिलिट्री मूवमेंट के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन मिलने से भारत अपनी मिलिट्री को ज्यादा इफेक्टिवली पोजीशन कर पाएगा। तो ये बहुत सारे फायदे जो हैं जो भारत को हो सकते हैं अगर भारत फाइव आइज से सिक्स आई का मेंबर बन जाता है। तो साथ में कुछ नुकसान भी होंगे, उन पर भी एक बार नजर बना लेते हैं। जहां फायदे हैं वहां नुकसान तो होंगे ही होंगे। चलिए अब देखते हैं कि भारत को फाइव आइज ज्वाइन करने से क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहला होगा हमको हमारी सोवरेनिटी का नुकसान। फाइव आइज अलायंस में होने का मतलब होगा भारत को अपनी इंटेलिजेंस यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ शेयर करनी पड़ेगी। इससे भारत की सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को नुकसान हो सकता है। और अगर कभी फाइव आइज के देश जो है वो भारत के खिलाफ कोई एजेंडा तय करते हैं तो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इससे और भी ज्यादा नुकसान होगा। साथ में फाइव आइज के मेंबर के पास भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम का एक्सेस हो सकता है अगर भारत इसको ज्वाइन कर लेता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत के इंटरनल कम्युनिकेशन, डिफेंस प्लान्स और साइबर नेटवर्क को फाइव आइज के देश मॉनिटर कर पाएंगे। जैसे एडवर्ड स्नोडेन के केस में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो स्पाइंग के बारे में सच सामने आया था, वैसा कुछ भारत के साथ भी हो सकता है। साथ में अगर भारत फाइव आइज ज्वाइन करता है तो रशिया और चाइना भारत के खिलाफ हो सकते हैं। रशिया भारत के ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर रहा है। S-400 मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन जैसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील्स रशिया के साथ जुड़ी हुई हैं। फाइव आइज ज्वाइन करने से रशिया और चाइना भारत को अपना स्ट्रेटेजिक राइवल समझ सकते हैं, जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। बट क्या भारत को फाइव आइज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? अगर भारत, देखो,
मैंने कुछ बहुत सारे मुद्दे पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, अब इनका एक रीकैप कर लेते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर भारत फाइव आइज का पार्ट बनता है तो मिलिट्री, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म के मामले में हमको फायदा होगा, लेकिन सोवरेनिटी, प्राइवेसी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए खतरा भी बन सकता है। भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए फाइव आइज को ज्वाइन करने का फैसला जो है वो सोच समझ कर लेना होगा। तो दोस्तों, फाइव आइज एक सुपर स्पाई नेटवर्क है जो दुनिया के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को सीक्रेटली कंट्रोल करता है। अगर इंडिया फ्यूचर में फाइव आइज का पार्ट बनता है तो दुनिया के पावर डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को फाइव आइज का मेंबर बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।